नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 10वां पार्ट बना रहा हूं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपकी सलाह नामक एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा और काफ़ी आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये जो मैं आज आपको स्टोरी बता रहा हूँ वो स्टोरी हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजा है। इसमें हस्बैंड हमें बता रहा है कि सेक्शन 9 करने की वजह से उसे क्या दिक्कत आ गई। हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 होता है उसे तो आप लोग जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि ये कब किया जाता है। लेकिन उस हस्बैंड ने जब सेक्शन 9 का केस कर दिया तो उसे इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना झेलना पड़ा और सेक्शन 9 की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। जो काम उसका वैसे ही हो जाता उस काम में उसे दिक्कत झेलना पड़ा और उसके ऊपर मुकदमा भी नहीं हुआ होता, लेकिन सेक्शन 9 की वजह से उसके ऊपर कई मुकदमे लग गए और काफ़ी दिनों तक उसे केस लड़ना पड़ा और परेशान होना पड़ा। उसके बाद उसके मुकदमे समाप्त हुए और जिसकी वजह वो सेक्शन 9 को ही बता रहा है। तो आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उस हस्बैंड ने हमें ये भी बताया है कि सेक्शन 9 का केस आपको कब करना है कब नहीं करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो है और काफ़ी कुछ इससे आपको सीखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए। हो सकता है आप लोग भी सेक्शन 9 का केस करने की सोच रहे हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाए और आप सेक्शन 9 का केस में वो गलतियां ना करें। तो चलिए अब पूरा मामला जान लेते हैं और उस हस्बैंड ने जो अपनी स्टोरी लिख के भेजी है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मेरा नाम अजीत है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ और आप लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ कि जो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 9 का केस होता है वह केस की वजह से मैं कितना बुरा फंस गया और मेरा मामला जो वैसे ही निपट जाता लेकिन इस केस की वजह से बिगड़ गया और मैं बहुत परेशान हुआ। आप लोगों को मेरे इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और कभी आप लोग मेरी जैसी ये गलती ना दोहराइएगा। मेरी शादी 2014 में हुई थी और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा जैसे अन्य परिवार में होता है वैसे मेरे भी परिवार में कभी कभी हो जाया करता था। लेकिन मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसके में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मैं भी उससे बहुत प्यार करता था और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एक दिन किसी बात को लेके मेरी और मेरी पत्नी में कुछ कहा सुनी हो गई और हमारा लड़ाई झगड़ा हो गया। वह काफ़ी ज़्यादा रोने लगी और अपने पापा को फ़ोन कर दी और रोते हुए अपने पापा से बात करने लगी। और यह लाजमी है कि कोई भी पिता अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए सुनेगा तो उसे गुस्सा आएगा। अपनी बेटी को इस प्रकार से रोते हुए मेरे ससुर जी को भी गुस्सा आया और वो गुस्सा के मुझे डांटने और बोलने लगे और धमकी देने लगे कि मुझ पे केस करेंगे और हम सबको जेल भिजवा देंगे। अब अगले दिन मेरा साला और मेरे ससुर जी आए और मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटे बोले और धमकी दिए कि अब हम सब पे वो केस करवा देंगे अपनी बेटी को अपने घर ले जाके। और उसके बाद मेरी पत्नी को वो लोग अब लेकर उसके मायके चले गए। उसके बाद मैं भी एक दिन नशे की हालत में अपने ससुर को फ़ोन करके काफ़ी ज़्यादा उनको गाली गुफ्ता दिया और काफ़ी ज़्यादा उनको धमकी दिया। और उसके बाद मैंने भी बोल दिया जाओ जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता, किसी प्रकार के किसी केस से भी मैं नहीं डरता हूँ। और उसके बाद मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। 3 माह तक ऐसे ही बीत गया मगर कोई कुछ बात नहीं हुई। फिर एक दिन मेरी पत्नी का मुझे फ़ोन आया और मुझसे वो काफ़ी अच्छे से बात की और माफ़ी मांगने लगी और कही कि आइए और पापा से बैठ के बात कीजिए, हम सब लोग बैठ के बात करेंगे और उसके बाद मैं आपके साथ रहने भी चली आऊँगी, हमारा घर बस जाएगा। ऐसे हम लोग अपनी ही ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। फिर मैं एक वकील से इसके बाद मिला और उनसे पूछा कि क्या मुझे अपनी पत्नी को ऐसे हाल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब ऐसे मामले में क्या करना है, पत्नी को लाना है कि नहीं लाना है। इसलिए मैं थोड़ा सा कानूनी रूप से भी सलाह लेना चाहता था, इसलिए एक वकील से मिला। तो वकील साहब ने मुझे समझाया कि पत्नी लड़ाई झगड़ा करके गई है और उसे ऐसे ही बुला के लाओगे तो बाद में तुम्हारे लिए रिस्क हो जाएगा और ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर दो और जब पत्नी उस केस में आएगी तो वहाँ से समझौता हो जाएगा और कोर्ट से फिर तुम विदाई करा के अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाना। फिर भविष्य में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और तुम कानूनी रूप से भी बचे रहोगे। और काफ़ी कुछ ऐसे ही मेरे वकील साहब ने मुझे समझाया। और उसके बाद मैं घर आया और सेक्शन 9 के बारे में पता किया
तो मुझे भी यह पता चला कि यह केस तो परिवार बसाने के लिए किया जाता है और मैंने भी वैसा ही कर दिया। और भविष्य की चिंता और सही गाइडलाइंस न मिलने के कारण कोर्ट में मैंने वकील साहब से हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस करा दिया। जब मेरी पत्नी को नोटिस गया तो वह फ़ोन करके मुझ पे आग बबूला हो गई और कहने लगी कि तुमने मेरे ऊपर यह कैसा मुकदमा करा दिया, ये घर की बात घर में रहता तो अच्छी रहती, तुम इसे कोर्ट में क्यों लेके गए, अब तुम समझना बूझना। मेरी पत्नी और उसके घर वाले ये कोर्ट का नोटिस देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और परेशान हो गए और वो लोग गुस्सा भी हो गए। वो लोग चाहते थे समझौता हो जाए, घर बस जाए, लेकिन मैंने मुकदमा कर दिया था, इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। फिर शायद उन्हें भी किसी ने ऐसे ही मिसगाइड कर दिया और कहा कि पति ने मुकदमा कर दिया है, वह तुमको रखना नहीं चाहता है, फंसा रहा है, कानूनी रूप से अपना बचाव कर रहा है। ऐसे ही शायद उन लोगों को किसी ने पट्टी पढ़ा दी और मिसगाइड कर दिया। फिर वो लोग भी किसी की बात में आके मेरे ऊपर 498A DV एक्ट और 125 CRPC का केस लगा दिए। मुझे भी नोटिस आया। यह सब देख के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और समझौता का प्रयास करने लगा तो वो लोग नहीं मान रहे थे। वो कहते थे कि ये मुकदमेबाजी की शुरुआत किसने किया है, पहले तुमने हमारे पे मुकदमा किया, उसके बाद ही तो हमने किया। अब तुमने पहले कोर्ट में गए हो तो तुम ही समझो बूझो और अब तो तुमको जेल जाना ही पड़ेगा। वो लोग यही सब बातें कहते थे। फिर मैंने जमानत लिया, 1 वर्ष तक मुकदमा लड़ा और फिर हम दोनों को समझ में आ गया कि हम दोनों अपनी अपनी ही लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। मुझे भी समझ आ चुका था कि सेक्शन 9 का केस करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरी पत्नी आके मेरे साथ रहना चाहती थी, इसके बावजूद भी गलत गाइडलाइंस मिल जाने के वजह से मैंने उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का मुकदमा लगा दिया और फिर वो भी मिसगाइड हो गई और गुस्सा के मेरे ऊपर भी मुकदमा लगा दी। 1 साल तक केस लड़ने के बाद और परेशान होने के बाद हमारा समझौता हो गया और हम दोनों फिर साथ साथ रहने लगे और अब हम लोग हंसी खुशी साथ साथ रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से आपको यह सीख देना चाहता हूँ कि कभी भी पति हड़बड़ाहट में और मिसगाइड होकर खुद को ऐसे केसों में फंसा लेते हैं और जहां काम मिल बैठ के हो सकता था वहां सेक्शन 9 कर देने की वजह से मुकदमेबाजी की शुरुआत हो जाती है। अगर आपकी पत्नी के साथ भी ऐसी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो पहले आपको मिल बैठ के उसका निष्कर्ष निकालना चाहिए, बैठ के समझौता का प्रयास करना चाहिए और हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे हड़बड़ा के और मिसगाइड होके कभी भी जाके पहले मुकदमा नहीं लगा देना चाहिए। ज़्यादा संभावना है कि अगर आप मिल बैठ के बात करते हैं, समझौता का प्रयास करते हैं तो आपका समझौता हो जाए। ज़्यादा संभावना है कि सब ऐसे ही निपट जाए और बिना मुकदमे के ही सब खत्म हो जाए। अगर आप हड़बड़ा के सेक्शन 9 का केस करेंगे तो पत्नी के साइड से भी जवाब में कोई सी मुकदमे का नोटिस ही आपको आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो आपको कभी भी हड़बड़ा के और मिसगाइड होके मुकदमा नहीं कर देना है, पहले आपको समझौता का प्रयास करना है। जब स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाए और मुकदमे के बिना कोई काम ना हो पाए तभी आपको जाके हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लगाना है। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 का केस होता है वो घर बसाने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी जैसा मेरे साथ हो रहा था, सेक्शन 9 की वजह से मेरा परिवार टूट सकता था और यहीं से मुकदमेबाजी की शुरुआत हो गई। तो इस तरह आपको सेक्शन 9 का जो मुकदमा है कभी भी सोच समझ के लगाना है और अन्यथा ही मिसगाइड होके किसी की बातों में आके कभी भी आपको सेक्शन 9 का केस नहीं लगाना है। जब एकदम जरूरी हो जाए केस करना तभी आप लोग केस कीजिए, अन्यथा बिना सोचे समझे अगर आप ऐसा कोई केस कर देते हैं, सेक्शन 9 पत्नी के ऊपर कर देते हैं तो इससे आप लोग खुद को ही बुरा फंसा लेंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये एक हस्बैंड ने हमें स्टोरी लिख के भेजी थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनका घर बच सकता था लेकिन वो मिसगाइड हो गए और उसके बाद उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर दिया। सेक्शन 9 का केस होने के बाद पत्नी भी आग बबूला हो गई, वो भी मिसगाइड हो गई और उसके बाद मुकदमा हो गया। जहां दोनों का घर बच सकता था, मिल बैठ के अगर बात की गई होती तो घर वैसे ही बच जाता, किसी मुकदमेबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना होता। लेकिन पहले सेक्शन 9 का केस कर देने की वजह से पत्नी ने भी मुकदमा लगा दिया। 1 साल मुकदमा लड़ने के बाद समझौता तो हो गया, घर तो बस गया, लेकिन 1 साल तक दोनों लोगों को परेशान होना पड़ा।
और इस परेशानी की मुख्य वजह थी गलत टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस कर देना और मिसगाइड होके ऐसा काम कर देना। तो आप लोगों को भी कभी ऐसा नहीं करना है। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है और आप सेक्शन 9 करने का सोच रहे हैं तो पहले आपको समझौता का प्रयास करना है, मिल बैठ के बात करना है, उसके बाद ही हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस लगाना है। अगर आप बेवजह जाके ऐसे ही जल्दबाजी में सेक्शन 9 का केस लगा देती हैं तो जहां आपके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, पत्नी की साइड से कोई मुकदमा नहीं हुआ होता, वहां भी आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा और मुकदमेबाजी का दौर स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे मामलों में जहां सेक्शन 9 घर बसाने के लिए किया जाता है लेकिन ये परिवार तोड़ देता है और इसकी वजह से ही पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। सोच समझ के उसके बाद ही सेक्शन 9 का केस करना है। जब एकदम जरूरी हो जाए तभी आपको ये कदम उठाना है और पारिवारिक मामलों में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं और मुकदमाबाजी करना है। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।